हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल जहांगीर मैथ्स पे। इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे फ्रैक्शन और उस पे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ये वीडियो अच्छे से देख के जाएं। बहुत शॉर्ट टाइम में इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा डेफिनेशंस के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो जब कोई पिंड, देखिए इस तरह से यहाँ पे ये मैं समझा रहा हूँ आपको, फटाफट आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को। ये मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है और इसके ऊपर ये कोई रिग्ड बॉडी आपकी रखी हुई है। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो ये इनकी संपर्क सतह है यहाँ पे। तो इस संपर्क सतह के साथ इस पे अब दो तरह के बल कार्य करते हैं। अब इस स्थिति में अगर ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी साम्यावस्था की स्थिति में, तो दो बल इस पे कार्य करते हैं। पहला बल, इस जो भी आपकी रिग्ड बॉडी है जो ऊपर रखी हुई है टेबल के, इसका भार डब्ल्यू जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। और दूसरा, इस जो आपका टेबल है इसकी प्रतिक्रिया इस पे जो लगेगी, तो ये आपका रिग्ड बॉडी जब इस पे भार लगाएगा तो इसकी जो प्रतिक्रिया है वो आर है इस यहाँ पे। अब जब ये स्थिति के अंदर यहाँ पे, जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, ना ये हिल रहा होता है ना डुल रहा होता है, तो इस पे किसी तरह का बल, ये दो ही बल इसमें काम करते हैं। लेकिन अगर अगली कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन, ये आपका फर्स्ट केस है। सेकंड केस के अंदर अगर अपने इस पे कुछ कोई बल पी लगा दें, इस डायरेक्शन के अंदर मान लीजिए अपन ने बल पी लगाया है, तो जैसे ही अपने बल पी लगाएंगे, ठीक है, तो ये बल पी दो तरह का होता है। एक तो ऐसा होता है कि इतना बल हो जाए कि ये पिंड हमारा गति करने लग जाए इस डायरेक्शन में, और दूसरा आपने बल लगाया है लेकिन वो गति नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम बल कम लगाते हैं तो वो गति नहीं करता, लेकिन बल जब लगाएंगे तो वो गति क्यों नहीं कर रहा है। उसकी वजह ये है कि जब हम इस डायरेक्शन में गति लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो इसके विपरीत दिशा में इन दोनों स्तों के कारण, इन दोनों स्तों की स्थिति या इनका सरफेस जैसा भी है उसके कारण एक विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है, जो कि इस पिंड की गति का विरोध करता है। उस बल को अपने क्या कहते हैं, घर्षण बल या फ्रैक्शन बल, फ्रैक्शन फोर्स उसको कहा जाता है। इसे एफ से अपने डिनोट किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका फ्रैक्शन फोर्स है और अभिलंब प्रतिक्रिया जो है आपकी, इस आर को अपने यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। अगर इनका रिजल्टेंट एस है, मान लीजिए एस यहाँ पे क्या है, इनका रिजल्टेंट है, ठीक है, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है कि एक आपका यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड फ्रैक्शन होता है। एक होता है आपका यहाँ पे स्टैटिक फ्रैक्शन। स्टैटिक फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारा पिंड गति नहीं कर रहा होता है, यानी वो आपका बिल्कुल सही उसी स्थिति में होता है जैसा पहले था, उसमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता, तो वो आपका स्टैटिक फ्रैक्शन कहलाता है। और अगर पिंड इसी स्थिति में हो कि वो, अगर आपने थोड़ा सा बल और लगाया तो वो गति करने लग जाएगा, ऐसी स्थिति में जो फ्रैक्शन फोर्स लगता है उसको अपने बोलते हैं लिमिटेड या सीमांत घर्षण। और उसके बाद जब पिंड गति करने लग जाता है तो उसके बाद भी कुछ फोर्स, वो जो फ्रैक्शन है वो काम करता है, उसको अपने कहते हैं डायनेमिक फ्रैक्शन। तीन तरह के फ्रैक्शन होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक एंड लिमिटिंग फ्रैक्शन। और जब ये गति करने लगता है तो ये जो फ्रैक्शन है इसका मान धीरे धीरे कम होने लगता है, और इस दिशा में, जिस दिशा में अपने बल लगाते हैं उसी दिशा में ये गति करता है। अब ये अगला डायग्राम देखिए कि ये आपका अभिलंब प्रतिक्रिया आर है। यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे दोनों एक दूसरे के संपर्क में है टेबल, और ये इस डायरेक्शन में आपका फ्रैक्शन फोर्स घर्षण बल लग रहा है, इधर आपने एक बल लगाया है। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये जो परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया है और इधर आपका घर्षण है, इनका रिजल्टेंट मान लीजिए एस है। जब हम एस का जिक्र करेंगे तो अपने आर और एफ के बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि एस ही आर और एस का, एफ का क्या है, परिणामी है। और यदि हम आर और एफ दोनों को काम में ले रहे हैं तो हम एस की वहां पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो एस की यदि आप चर्चा करते हैं तो आपको आर और एफ को फिर गणना नहीं करनी है, क्योंकि उनका परिणामी ही एस है। अब यहाँ पे आप देखें कि यदि हम एस जो है इनका रिजल्टेंट है, अगर उसके कंपोनेंट फाइंड आउट करें, अगर ये एंगल यहाँ पे अपने जो बीच में जो एंगल है, अगर इस एंगल को अपने अल्फा ले लें, जैसा कि यहाँ पे ये एंगल अपन ने ले रखा है अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है, जो कि क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया तथा परिणामी प्रतिक्रिया के मध्य का कोण है। अभिलंब प्रतिक्रिया तथा परिणामी प्रतिक्रिया के मध्य का कोण है, जिसे अपने क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रैक्शन या घर्षण कोण नाम दिया जाता है। एंगल ऑफ फ्रैक्शन या इसको क्या कहते हैं अपने, घर्षण कोण नाम देते हैं। क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया और परिणामी प्रतिक्रिया के मध्य का कोण होता है। अब यदि एस के अपने कंपोनेंट निकालें, ये एंगल अपना अल्फा हो गया यहाँ से। अब अगर अपने इसका इस डायरेक्शन के अंदर तो क्या हो जाएगा, अगर अपने इसका आर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर इसको लेकर के आए अपने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एस कोस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के बराबर क्या है, आर है यहाँ पे, ठीक है। और इसका इस दिशा में यदि कंपोनेंट अपने निकालें एफ की डायरेक्शन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, एस साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इधर एंगल हमारा क्या है फिर 90 माइनस अल्फा है, तो एस साइन अल्फा इक्वल टू पी, और पी के बराबर यहाँ पे क्या है, एफ है।
तो यदि हम यहाँ से समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें तो हमें क्या मिलता है, tan अल्फा बराबर एफ अपॉन आर, यानी घर्षण कोण का मान किसके बराबर होता है, अल्फा बराबर tan इनवर्स एफ अपॉन आर। यदि आपको घर्षण कोण का मान निकलवाए तो tan इनवर्स क्या होगा आपका, एफ अपॉन आर होगा, जहां एफ क्या है, घर्षण बल है, और आर क्या है, प्रतिक्रिया बल है। अब यहाँ पे अपने बात करते हैं बाद में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, जो कि अपने पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन 3 टाइप का होता है। स्टैटिक घर्षण, जब हमारे पिंड जो है आपका गति नहीं कर रहा है तो उनके बीच के अंदर जो फोर्स लगता है उनकी सतहों के बुद्ध, वो आपका कहलाता है स्टैटिक फ्रैक्शन। डायनेमिक, जब गति कर रहे होते हैं। और लिमिटिंग, जब गति करने वाली स्थिति में होते हैं, यानी थोड़ा सा बल और लगाया तो फिर गति स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 नोट देखिए, मैंने 2 नोट आपके लिए लिख रखे हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। पहला नोट ये है, जब रिग्ड बॉडी लिमिटिंग फ्रैक्शन की अवस्था में होती है, यानी अगर थोड़ा सा ही बल और लगाया तो वो फिर गति करने लगेगा, तो उसे अपने, फिर ये जो बीच में जो एंगल आता है जिसको अपने क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रैक्शन कह रहे थे, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रैक्शन, सीमांत घर्षण कोण उसको फिर नाम दिया जाता है। ठीक है, सेकंड नोट देखिए यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, घर्षण गुणांक किसे कहा जाता है, कि आपका जो फ्रैक्शन फोर्स होता है तथा प्रतिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो होता है, उनका अनुपात जो है किस स्थिति में, सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की स्थिति में उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है जिसे अपने म्यू कहते हैं, और ये किसके बराबर होता है, tan लैम्डा के। अल्फा था, वहां पे tan लैम्डा आ गया, एफ अपॉन आर, ये क्या आता है, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू म्यू के बराबर आता है, इसे अपने क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन उसे नाम दिया जाता है। और म्यू का मान ध्यान रखिए हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। अगर कोई आपके बॉडी जो है बिल्कुल चिकनी है तो उसका जो म्यू का मान है उसका 0 होता है। सीमांत घर्षण तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कहलाता है। इसके बाद एक डेफिनेशन और आती है आपके पास यहाँ पे, घर्षण शंकु की। तो घर्षण शंकु की डेफिनेशन देखिए क्या होती है, कि जब सीमांत घर्षण की अवस्था में होता है तो जो सतह है, ठीक है, दोनों का जो, दोनों सतह जहां पे अपने मिलती है, अगर उसको अपने, जहां जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं, अगर उसको संपर्क बिंदु, उस संपर्क बिंदु को अगर अपने शीर्ष मान लें, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया को अपने अक्ष मान लें, और जो आपका घर्षण कोण है उसे अर्ध शीर्ष कोण मान लें, तब एक शंकु का निर्माण होगा। उस शंकु को अपने क्या कहते हैं, घर्षण शंकु कहते हैं। घर्षण शंकु एक ऐसा शंकु होता है जिसका शीर्ष दोनों सतहों का संपर्क बिंदु होता है, अक्ष अभिलंब प्रतिक्रिया होती है, और उसका अर्ध शीर्ष कोण है वो क्या होता है, घर्षण कोण होता है। ऐसे शंकु का निर्माण यदि हम करते हैं तो उस शंकु को अपने क्या कहते हैं, फिर घर्षण शंकु कहते हैं। इसके बाद आता है लॉ ऑफ फ्रैक्शन। कुछ आपके फ्रैक्शन के नियम है जो आपको ध्यान में रखने हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं। पहला नियम ये कहता है कि जब दो पिंड, ठीक है, फर्स्ट रूल जो है वो ये कहता है कि जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हैं, स्पर्श बिंदु पर घर्षण बल की दिशा गति की दिशा के विपरीत होती है। मैंने पहले भी कह दिया कि यदि आप बल इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो अगर आपका घर्षण बल है वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करते हैं। संतुलन की अवस्था में उनका परिमाण केवल उतना ही होता है जितना कि पिंड को गतिमान होने से रोकने के लिए पर्याप्त है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो इन दोनों का मान उतना ही होता है जितना कि उस पिंड को गति ना करने यानी रोकने के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, चरम घर्षण बल और पिंड की अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात, ये अपन ने कहा था सीमांत घर्षण। ठीक है, सीमांत की स्थिति में एफ अपॉन आर जो है वो क्या कहलाता है, आपका म्यू अपॉन म्यू कहलाता है। जैसे अपने घर्षण गुणांक जो होता है यहाँ पे म्यू, म्यू जो होता है वो क्या होता है, घर्षण गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आते हैं अपने इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल है, इसके अंदर 3-4 एग्जाम्पल है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, इनकी अपने बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, आपकी बुक के अंदर ये पहला एग्जाम्पल है, क्या कहता है देखिए, मैं इसको पढ़ रहा हूँ हिंदी के अंदर, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि एक सीढ़ी का गुरुत्व केंद्र, एक सीढ़ी का गुरुत्व केंद्र जो इसे दो भागों ए तथा बी में डिवाइड करता है। गुरुत्व केंद्र इसे दो भागों ए तथा बी में क्या करता है, बांटता है। सीढ़ी का एक सिरा रुक्ष क्षैतिज फर्श पर, यानी क्षैतिज फर्श पे, तथा दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका है। यदि फर्श तथा दीवार का घर्षण गुणांक, फर्श का म्यू है और दीवार का म्यू डैश है, ये ध्यान रखें, तो प्रदर्शित कीजिए कि सीमांत संतुलन की स्थिति में सीढ़ी का क्या कहता है, सीढ़ी का फर्श से झुकाव, सीढ़ी का फर्श से झुकाव आपको निकालना है, और वो झुकाव आपका क्या आना चाहिए, tan इनवर्स ए माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू इंटू ए प्लस बी होता है, ऐसा अपने को सिद्ध करना है। चलिए इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वैसे अपने पहले डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास कोई क्या है, दीवार बना ली अपन ने, और ये आपका क्या है, इधर आपका पास क्या है, फर्श है। और ये जो आपको दिख रहा है ए बी, ए बी जो है आपके पास वो क्या है, यहाँ पे ए बी है हमारे पास, यहाँ पे सी डी। ठीक है, ये वो सी डी है जिसकी अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है,
और इसको दो भागों में बांटता है। इसका गुरुत्व केंद्र जी ले लिया, एक भाग ए एक भाग बी, ऊपर नीचे हो सकता है। इस नीचे वाले भाग को यानी ए जी को अपन ने ए मान लिया और बी जी को अपन ने बी मान लिया। अब इसका गुरुत्व केंद्र का भार डब्ल्यू नीचे की तरफ कार्य करेगा। यहाँ पे अपन ने जो बिंदु लिया उसको सी मान लिया। अब यहाँ पे दो सिरे टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों पे जब यहाँ पे भी भार लगेगा तो यहाँ पे प्रतिक्रिया जो है उसको अपने मान लेते हैं एस, और यहाँ पे जो अभिलंब प्रतिक्रिया लग रही है बिंदु ए पे उसको अपने मान लेते हैं क्या, आर। दोनों पॉइंट पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, ठीक है। उसको अपने एक को आर नाम दे दिया, एक को अपन ने एस नाम दे दिया। फर्श से झुकाव निकालना है यानी थीटा का मान निकालना है, उसको अपन ने क्या मान लिया, यहाँ पे थीटा मान लिया। यानी ये सीडी है और सीडी का फर्श से आपको क्या निकालना है, झुकाव निकालना है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपका किस दिशा के अंदर ये जब सीढ़ी जो है कैसे खिसकेगी। अपने मान लेते हैं कि सीढ़ी नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है तो ये डायरेक्शन इसकी हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे अपने को ये डायरेक्शन इस तरफ अपने आएगी ये धीरे धीरे, और इधर से ये क्या करेगी, इस दिशा में जाएगी। तो जो घर्षण बल है ना वो विपरीत डायरेक्शन में अपने क्या है, काम करता है। तो विपरीत डायरेक्शन में इधर अपना क्या हो जाएगा फिर वो, और इसके परपेंडिकुलर रहता है, तो म्यू डैश एस हो जाएगा, विपरीत दिशा के अंदर जाएगा। तो इधर जो लगेगा वो हो जाएगा म्यू डैश एस, और इधर जो लगेगा उसका मान अपने पास क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू आर, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इसकी विपरीत डायरेक्शन में लगता है इसलिए आपका म्यू डैश एस हो जाएगा, और इधर आपको क्या मिलेगा, म्यू आर मिल जाएगा। ये दोनों अपने ये पूरे डायग्राम के अंदर जितने ही फोर्सेस लग रहे थे सबको अपन ने क्या है यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। ये आपका म्यू डैश एस क्यों आया, क्योंकि अपन ने ऊपर देखा है कि म्यू का मान बराबर होता है किसके, एफ अपॉन आर के। तो एफ का मान किसके बराबर होगा, यहाँ पे म्यू इंटू आर, जहाँ पे आर क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे देखिए प्रतिक्रिया क्या है, एस है, तो इधर आपके एफ का मान क्या हो जाएगा, म्यू डैश एस, और इधर आपके एफ का मान क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। अब अपने क्या करेंगे, अब यहाँ पे आने के बाद अपने बलों को क्या करेंगे, यहाँ पे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर उनका वियोजन करेंगे। तो अपने पहले क्षैतिज दिशा के अंदर देखते हैं कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। क्षैतिज डायरेक्शन में इधर एस लग रहा है, ठीक है। एक फोर्स तो अपना क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए एस काम कर रहा है क्षैतिज डायरेक्शन में, और दूसरा कौन सा लग रहा है, म्यू आर लग रहा है। दो ही बल हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। एस बराबर अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे म्यू आर मिल जाएगा। अब अपने चलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आर लग रहा है और म्यू डैश एस लग रहा है, यानी आर प्लस म्यू डैश एस, यानी संतुलन की स्थिति की बात करते हैं अपने। आर प्लस म्यू डैश, इसको कौन संतुलित करेगा, जो डाउनवर्ड काम करेगा, डाउनवर्ड कौन चल रहा है, डब्ल्यू चल रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन से अपने क्या एस को एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं पहले, ठीक है। तो अपने एस का विलोपन कर देते हैं यहाँ पे, तो एस का विलोपन करेंगे तो अपने को ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब अपने को वैल्यू चाहिए यहाँ पे थीटा का। थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए चूंकि एस का एलिमेंट्स अपने उसको निकाल दिया एस को, ठीक है, एस को पहले ही निकाल दिया। तो अपने क्या है, अब एक पॉइंट चुनेंगे यहाँ ए और बी के में से किसी एक पॉइंट के सापेक्ष अपने आघूर्ण लेंगे। तो हम बी पॉइंट के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि एस को अपन ने एलिमिनेट कर दिया, और बी पॉइंट के सापेक्ष यदि आघूर्ण लेंगे तो फोर्स एस जो है बी पॉइंट पे ही लग रहा है, इसलिए इसका आघूर्ण क्या होगा, जीरो होगा। तो और अपने ये जो एस एस को अपने एलिमिनेट कर दिया, आर आएगा, तो अपने बी बिंदु पे क्या करेंगे, आघूर्ण यहाँ पे ज्ञात करेंगे। पॉइंट बी पे अपने को आघूर्ण लेने हैं, तो पॉइंट बी पे आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो पॉइंट बी के सापेक्ष देखिए, पहले डब्ल्यू की स्थिति देखते हैं। पॉइंट बी इधर है तो डब्ल्यू इसको क्या करेगा, ऐसे लगेगा, तो ये इस डायरेक्शन के अंदर इसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन के अंदर इसको ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, यानी माइनस साइन आएगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई इसकी क्रिया रेखा की, इसकी क्रिया रेखा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये आ जाएगी, ये डीसी। डीसी जो है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट बी से, पॉइंट बी आपका इसी डायरेक्शन में, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डीसी, यानी माइनस डब्ल्यू इंटू डीसी आ जाएगा। म्यू आर का देखिए, म्यू आर क्या कर रहा है, म्यू आर भी इसी डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन आपका म्यू आर इधर लेके जाने की कोशिश करेगा इसको, तो इस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, यानी ये भी आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इसका माइनस म्यू आर, और आपका इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए ये म्यू आर आ रहा, ये डायरेक्शन हो गई म्यू आर की, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी बी डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगी, बी डी आ जाएगी। अब क्या बचा, आर। आर अपने क्या कर रहा है, आर इस डायरेक्शन में ले जाएगा, यानी ये आपका क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो प्लस साइन आएगा, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके क्या आ जाएगी, ए से डी तक, क्योंकि बी की क्रिया रेखा ये है आपकी, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए डी। तो इस तरह से अपने पास आ जाएगा। अब डीसी का मान निकालते हैं अपने, ठीक है। तो डीसी का मान निकालने के लिए चूंकि अपन ने इस एंगल को थीटा लिया है, तो यहाँ भी एंगल हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। तो ये अपने पास यहाँ पे वैल्यू अपने किसका, डीसी, डीसी का वैल्यू किसके बराबर है, एम जी के बराबर आएगा। और एम जी यहाँ से क्या आएगा, चूंकि ये आपका बी पॉइंट है, तो एम जी आपका हो जाएगा यहाँ पे बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये बी कोस थीटा आ गया। अब बी डी का मान निकालते हैं, बी डी आपको निकालना है, ध्यान रखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी डी। तो ये पूरा ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे यहाँ पे अपने, ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, कौन सा, बी डी ए, ये ट्राइंगल ले लेंगे। और इस भुजा की टोटल लेंथ है ए प्लस बी, ये एंगल है आपका थीटा, आपको निकालना है बी डी। तो बी डी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी
साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से, बी डी का मान क्या आ जाएगा, ए प्लस बी साइन थीटा। ऐसे ही आर ए डी का मान निकालना है अपने को, तो अपने एडी की वैल्यू निकालने के लिए चलिए चेक करते हैं एडी का मान कैसे आएगा। तो एडी का मान निकालने के लिए, एडी देखिए ये है, एडी हमारे पास ये है, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आ गई यहाँ से हमारे पास, सारी वैल्यूज अपन ने रख दी। अब अपने क्या करेंगे, डब्ल्यू का मान रख देंगे, जो फॉर्मूला अपन ने इक्वेशन नंबर पीछे रखा ना, ये इक्वेशन जहाँ से डब्ल्यू का मान, ये देखिए ये इक्वेशन है, यहाँ से इक्वेशन 3 से अपने डब्ल्यू का मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डब्ल्यू का मान अपन ने पुट कर दिया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू का मान अपन ने रख दिया, बी की जगह अपने पास ये बी कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे पूरी समीकरण को, साथ में सबके पास कोस थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा मिल जाएगा, ये कोस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बराबर जीरो। सभी आघूर्णों का बीजीय योग संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए अपन ने बराबर जीरो लिया है। ठीक है, तो यहाँ से म्यू इंटू ए प्लस बी, ठीक है, आर से भी डिवाइड कर देंगे सबको, आर निकल जाएगा, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू आएगा, कैलकुलेशन करेंगे थीटा बराबर टेन इनवर्स, यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल तो चलते हैं, अपने पास एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक के अंदर। ये क्या कहता है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक भारी एक समान छड़ का सिरा ए बी कोई छड़ है आपके पास, ये अपन ने छड़ यहाँ पे ले रखी है, देखिए ए बी छड़ है हमारे पास, ये छड़ है ए बी, यहाँ पे ये छड़ अपन ने लेके ए बी का सिरा ए एक रुक्ष क्षैतिज दंड ए सी पर फिसलता है। ठीक है, क्षैतिज दंड है कोई ए सी, उस ए सी पे क्या होता है, ये फिसलता है। ये मान लीजिए आपका दंड है यहाँ पे ए सी पॉइंट, इसको मान लेते हैं, ए सी फिसलता है, बी और सी को एक डोरी से बांधा गया है, यहाँ पे ये क्या है, एक डोरी है, बी और सी के मध्य एक डोरी बांधा गया है। जब ए बी फिसलने की अवस्था में हो, ए बी क्या करेगा, अगर डोरी इधर अपने खींचेंगे तो ये ए इधर जाएगा, इधर फिसलने की स्थिति में आएगा, या अगर ये अपने इस तरफ आएगा, मान लीजिए इधर खींचता है, तो फिर ये इस तरफ फिसलेगा। ठीक है, तो अपने मानते हैं कि ये डोरी से इसको बांधा गया, लेकिन ये इधर क्या है, आने की स्थिति में है, ये इधर आएगा, तो ये सिरा क्या होगा, फिर इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। ठीक है, ए बी फिसलने की अवस्था में होती है, तो डोरी ए बी पर समकोण बनाती है, तो डोरी ए बी के साथ क्या बनाती है, सीमांत संतुलन की स्थिति में ए बी और डोरी के मध्य का एंगल क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, और ए बी ऊर्ध्वाधर से कोण अल्फा बनाती है। ए बी जो है ऊर्ध्वाधर से कोण, ये आपका जो एंगल है वो क्या बनाती है, अल्फा बनाती है, यानी ये ऊर्ध्वाधर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर आ गया, डब्ल्यू इसका भार जो है यहाँ पे, इसका भार अपन ने डब्ल्यू लिया, तो ये हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया, और इससे इसका एंगल क्या है, अल्फा अपन ने ले रखा है। सिद्ध कीजिए कि घर्षण गुणांक जो है वो ये होगा, म्यू का मान आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ आ गया होगा कि ये डायग्राम ए बी हमारे पास जो है वो रुक्ष वो क्षैतिज दंड है। ठीक है, एक समान दंड ए बी का सिरा रुक्ष क्षैतिज दंड, ऊपर वाला जो रुक्ष क्षैतिज दंड है, और ये यहाँ पे डोरी है, और जैसे मान लेते हैं कि ये इधर चल रही है, इधर जाने को है, जब डोरी से इसको खींचेंगे तो इधर जाने की, ये इधर आ रहा है डोरी से, ये मान लेते हैं। ठीक है, एक दिशा के अंदर अपने को इसे लेना है, तो ये इधर आने की स्थिति में, डोरी से, डोरी के खिंचाव इसमें पैदा हो रहा है, तो ये इधर आने की स्थिति में, तो इस स्थिति में ये अपना इधर जाएगा, ये सिरा, अगर ये सिरा इधर आता है तो फिर ये सिरा हमारा इस तरफ क्या करेगा, गति करेगा। तो यहाँ पे ये जो घर्षण बल का मान जो होगा वो इस तरफ लगेगा, जिसका मान हमें क्या मान लिया अपन ने, क्या हो जाएगा, म्यू आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल अल्फा है, ये एंगल अपने वर्टिकल 90 है, तो ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे एंगल हमारा 90 है, अपन ने छड़ की लंबाई मान ली 2a, माना छड़ की लंबाई 2a है, जो गुरुत्वा के अंदर g के द्वारा a था, a में क्या होगी, डिवाइड होगी। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पे ये रस्सी के अंदर क्या होगा, तनाव बल पैदा होगा, तो उसको अपने इस तरफ ले जाते हैं कि तनाव बल टी। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल आपको निकालना होगा पहले कि ये एंगल कितना है, जब ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अपने को फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल आप निकाल लेंगे, यहाँ पे आपका एंगल अल्फा है। ठीक है, ये एंगल अल्फा है, ये आपका 90 माइनस अल्फा है, देखिए यहाँ पे आपको 90 माइनस अल्फा और यहाँ पे 90। ठीक है, ये आप ट्राइंगल ले लो, यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल ले लो आप, इस तरह ये जो ट्राइंगल है ना आपके पास, ये ले लो, इस ट्राइंगल से आपको पता लग जाएगा कौन सा ट्राइंगल लेना है आपको, ए बी सी, ये आपका एंगल यहाँ पे कितना है, 90 माइनस अल्फा, और यहाँ पे आपका है 90। ये एंगल आपके पास अल्फा आ जाएगा, अगर यहाँ पे एंगल आपका अल्फा है तो इधर भी आपका एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। ये टी को अपने आगे बढ़ा देते हैं, तो टी के दो कंपोनेंट इधर निकालेंगे अपने, ये इसका हो गया हॉरिजॉन्टल, और इधर हो गया इसका वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हो जाएगा यहाँ पे टी कोस अल्फा, और आपका ये एंगल अल्फा है, तो ये यहाँ पे 90 माइनस अल्फा यानी टी साइन अल्फा हो जाएगा। तो अपने अब क्या है, बलों को हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकली क्या करेंगे, उनके कंपोनेंट उनको वियोजित करेंगे अपने। टी कोस अल्फा हमारे पास इधर है, देखिए टी कोस अल्फा। ठीक है, और इसकी विपरीत डायरेक्शन में कौन सा है, म्यू आर, एक ही बल है, यानी टी कोस अल्फा बराबर म्यू आर, और कोई बल इस डायरेक्शन में है नहीं। अपने वर्टिकल देखेंगे, वर्टिकल इधर जा रहा है टी साइन अल्फा, और क्या जा रहा है, आर जा रहा है, ये दो है। ठीक है, टी साइन अल्फा और आर है, यानी टी साइन अल्फा प्लस आर, और विपरीत डायरेक्शन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, डब्ल्यू है, यानी ये आ जाएगा आपका।
अब इक्वेशन 1/2 से अपने क्या करेंगे, एक छोटा सा रिजल्ट अपने यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि टी कॉस अल्फा बराबर अपने को इस तरह से रिजल्ट आएगा, और यहाँ से अपने टी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इक्वेशन 1 और 2 को अपन ने क्या किया, सोल्व किया है, और सोल्व करके अपन ने क्या है यहाँ पे टी का वैल्यू फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, सभी जितने भी बल हैं उनका पॉइंट ए के सापेक्ष अपने आघूर्ण निकालेंगे। ये जो पॉइंट ए है इसके सापेक्ष अपने क्या करेंगे, पॉइंट ए जो आपको दे रखा है, पॉइंट ए के सापेक्ष अपने क्या करेंगे, इनके मोमेंटम या आघूर्ण इनके ज्ञात करेंगे। सभी बलों की उससे लंबवत दूरी लिखनी है, जितने भी बल आपके पास। अब पॉइंट ए से आर जा रहा है उसका जीरो होगा, ठीक है, म्यू आर जा रहा है उसका भी जीरो होगा, टी कोस अल्फा जा रहा है उसका भी जीरो होगा, बाकी जो बचते हैं उनका लिखना है अपने को। ठीक है, जो इस पॉइंट से जा रहे हैं उनकी लंबवत दूरी जीरो होगी, तो जो इसी पॉइंट से होके जा रहे हैं उनका तो जीरो हो जाएगा, बाकी जो है ना उनका लिख देंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको डायरेक्शन वाइज। इस तरह से आप देखते हैं कि माइनस डब्लू, डब्लू का जो घुमाने की जो नेचर होगा, देखिए ये पॉइंट ए के सापेक्ष डब्लू आपका है, तो ये पॉइंट ए आपका इससे क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर है, इधर है, ये पॉइंट इधर ये है। तो जैसे ये लगेगा ना, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, कभी ऊपर जाने की तो नहीं करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, माइनस साइन देगा, डब्लू माइनस साइन देगा, और लंबवत दूरी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो भी पॉइंट अपन ने लेंगे इसका, इस पॉइंट से दूरी ये यहाँ पे हो जाएगी। पॉइंट अपन ने डिनोट नहीं किया अपन ने, सॉरी। ठीक है, तो ए साइन अल्फा यहाँ पे लिया है। कैसे आया, देखिए ए साइन अल्फा, ये दूरी डिस्टेंस जो है, ए साइन अल्फा क्यों आई यहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि ये जो दूरी है ये दूरी है ए। ठीक है, ये एंगल अल्फा है, तो फिर ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, ये ए साइन अल्फा अपन ने यहाँ पे लिख दिया। फिर टी टू ए, टी का टू ए वो लेंथ दी हुई है, टी का मान सीधा टू ए, क्यों है टू ए, क्योंकि टी तो ये टी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी क्या है, ए बी है, टी इस ये टी की डायरेक्शन तो यही है ना, टी का डायरेक्शन आपका ये है, और इस पे जो टोटल जो डिस्टेंस है वो आपके क्या हो जाएगी, ए बी का मान क्या है, टू ए है। अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ से भी टी का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा, तो टी के दो वैल्यू आ गए यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आपको टी के दो मान दे रहा है, ये भी टी का मान है वो भी टी का मान है, दोनों को इक्वल कर दो। जैसे आप इक्वल करोगे दोनों को, तो आपको वैल्यू मिलेगा टू म्यू इक्वल टू दिस, ये टाइप का ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, देख लीजिएगा मैंने कैलकुलेट कर रखा है अच्छे से। कोस स्क्वायर अल्फा का आपको भाग देना है, जैसे आप डिवाइड करेंगे 10 में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर अल्फा, सेक्स स्क्वायर अल्फा को 10 में चेंज कर लेंगे, 10 में चेंज करने के बाद आपके पास म्यू का मान आ जाएगा 10 अल्फा अपॉन 2 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, एंड हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं पहले। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक समान छड़ किसी ऊर्ध्वाधर समतल में किसी स्थिर अर्धगोलीय प्याले में स्थित है। ये आपका कोई अर्धगोला प्याला है, और इसमें क्या है, एक छड़ है ए बी। ए बी आपके पास क्या है, यहाँ पे एक छड़ है, ध्यान रखिएगा, ए बी आपके पास कोई छड़ है, इसकी त्रिज्या छड़ की लंबाई के तुल्य है। इसकी जो त्रिज्या है वो छड़ की लंबाई के तुल्य है। अपने मान लेते हैं छड़ की लंबाई 2a है, यानी गोले की त्रिज्या भी क्या होगी, 2a होगी। तो छड़ की लंबाई 2a है, तो गुरुत्व केंद्र उसको a तथा a दो भागों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। यदि छड़ और प्याले के मध्यस्थ घर्षण गुणांक म्यू हो, यानी इनका जो घर्षण गुणांक है छड़ और प्याले का वो म्यू दे रखा है, सिद्ध कीजिए समान संतुलन में छड़ का क्षैतिज से झुकाव, छड़ का क्षैतिज से झुकाव जो है वो ये आएगा। ठीक है, तो क्षैतिज अपने यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, क्षैतिज बना लेते हैं यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपको निकालना है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, इसका मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसमें से यार समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं, उनको पहले अपने डिस्कस करते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर काफी चीजें हैं जिनको आपको समझना है। ये छड़ है, तो इस पे क्या होगा, छड़ पे यहाँ पे क्या है, प्रतिक्रिया बल लगेगा यहाँ पे, ठीक है, प्याले के द्वारा प्रतिक्रिया बल लगेगा, तो उसको मान लेते हैं अपने आर डैश। ठीक है, प्याले पे लंबवत होता है, ये इसकी टेंजेंट लाइन पे लंबवत होता है, जब छड़ इस तरह से किसी प्याले के अंदर लगती है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है इधर। ठीक है, तो ये इधर इस पे लंबवत लगता है, और इस सिरे पे बी सिरे पे भी ये जो आपकी टेंजेंट लाइन है यहाँ पे, ठीक है, जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही होगी, इस पे प्रतिक्रिया बल है, इसको एस डैश मान लिया अपने। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे दो तरह के बल अपने पास काम करेंगे, कौन सा, अब मान लेते हैं कि अपने छड़ जो है वो इस तरफ फिसलने को, यानी बी सिरा नीचे की तरफ आता है, ऐसा अपने मान लेते हैं कि सिरा बी नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, तो सिरा बी नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो ए क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका घर्षण बल इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसका घर्षण बल क्या हो जाएगा, म्यू आर एस, क्योंकि अभिलंब प्रतिक्रिया बल कितना है, R1 है, सॉरी म्यू R1, तो म्यू R1 हो जाएगा। और इसका जो घर्षण बल लगेगा, फिर ये नीचे की तरफ आएगा तो इधर क्या लगेगा, म्यू डैश S1, सॉरी यहाँ पे S1 कर दीजिए,
ये लगेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे प्रतिक्रिया अपन ने क्या ली है, लंबवत प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया जो अपन ने ली है वो क्या ली है अपन ने, S1 ली है। अब अपने पास यहाँ पे दो बल हो गए, पॉइंट ए पे दो बल हो गए, एक घर्षण बल और एक क्या हो गया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। वहां क्वेश्चन में भी हमारे पास इस तरह से एक F था और एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल R था, तो हमने उनका रिजल्टेंट S मान लिया था, ऐसा किया था। वही काम करते हैं अपने, मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे जो दो बल लग रहे हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया लग रही है R1 और घर्षण बल जो लग रहा है वो लग रहा है म्यू R1। ठीक है, घर्षण बल जो है वो लग रहा है आपका म्यू R1। ठीक है, म्यू इसने घर्षण गुणांक दे रखा है इसलिए म्यू R1 हो गया। तो इनका रिजल्टेंट जो है वो अपन ने मान लिया R। ये R जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, ध्यान रखिए किसका, म्यू R1 तथा R1 का। ऐसे ही अपन ने इधर रिजल्टेंट मान लिया S। S किसका है, S1 तथा म्यू S1 का। ठीक है, S1 तथा म्यू S1 का रिजल्टेंट है। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। ये क्षैतिज से झुकाव हमारे पास क्या है, थीटा है। अब अभिलंब प्रतिक्रिया और परिणामी प्रतिक्रिया के बीच का एंगल जो है वो घर्षण कोण होता है, जिसको अपन ने क्या कहते हैं, लैम्डा मान लिया यहाँ पे। ठीक है, सीमांत घर्षण की स्थिति में ये लैम्डा है, तो इधर भी हमारा क्या होगा, ये लैम्डा होगा। ठीक है, अब कुछ चीजें यहाँ पे, बहुत सारे डायग्राम है तो अपने अलग अलग डायग्राम के कुछ चीजें यहाँ पे आपको देखनी है। ठीक है, पहले बात करते हैं अपने ये जो क्षैतिज वाला जो है, इसकी यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा आप मान लेते हैं। ठीक है, ये आपने थीटा मान लिया और जी यहाँ से आपका आ रहा है। ठीक है, और ये आपका ए बी, ए बी यदि आपका ये है तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, इस एंगल का मान यदि अपने को निकालना पड़े, इस एंगल का मान क्या रहेगा, यहाँ पे ये एंगल अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये क्षैतिज है तो क्षैतिज सीधा आता है, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एंगल मैंने शो कर रखा है। ये डायग्राम, इतना सा डायग्राम बनाया, ये क्षैतिज बनाया, ये हमारी छड़ बनाई, और ये क्या है, वो जी जो है यहाँ पे इसको दो भागों में बांटता है। जी का यहाँ पे एंगल 90 होगा, थीटा, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा एंगल बच जाएगा इस दोनों तरफ। तो यहाँ पे कौन सा है, 90 माइनस थीटा, ये एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल क्या है आपका, ये जो मैं रेड अभी कर रहा हूँ, ये जो एंगल है ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, एक चीज आपको यहाँ पे और देखनी है कि ये अभिलंब प्रतिक्रिया और परिणामी प्रतिक्रिया, ये आपका छड़ हो गया ए बी, इनके बीच का एंगल ये क्या है, यहाँ पे लैम्डा है एट पॉइंट ए, ये म्यू R1, ये मैंने आपको बताई दिया, ये लैम्डा है। ठीक है, ये यहाँ पे समझा दिया। एक डायग्राम और है इसके अंदर, त्रिभुज ADB देखिए, त्रिभुज ADB क्या कहता है, इसको और देखें आप। यहाँ पे ये त्रिभुज आपका, ये एंगल अलग अलग मैंने निकाल के दिखाए हैं आपको। ADB ये रहा आपका, ये A सिरा रहा है आपका, यहाँ पे ये आपका रहा डी सिरा है, और यहाँ पे आपका ये बी सिरा है। क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा ऐसे बहुत ज़्यादा हो गया, सबको अलग अलग करके यहाँ पे कल अपन ने देख रखा है ताकि आपको वैल्यूज अच्छे से समझ आ जाए यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे आपका ADB के अंदर ये एंगल यहाँ पे आपका लैम्डा है, डायग्राम से आपको यहाँ पे एंगल लैम्डा लिखा हुआ है हमारा। अब यहाँ पे देखिए ये AD और जो DB है, इनके बारे में देखो आप थोड़ा सा। AD रेडियस है, AD क्या है, रेडियस है, DB क्या है, रेडियस है इसकी, प्याले की रेडियस है। तो दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ये। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये आपकी क्या है, रेडियस है, और रेडियस के बराबर ही छड़ की लंबाई है। रेडियस के बराबर ही क्या है, छड़ की लंबाई है। तो तीनों बराबर हो गए ना, तीनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ADB समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, ADB में टोटल एंगल होगा यहाँ पे 60 डिग्री, 60 के होंगे। यहाँ पे ये एंगल जो है ADB में 60 होगा, जिसमें से लैम्डा निकल गया, तो इधर जो एंगल बच गया आपका AB और AO के बीच में, ये 60 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इधर ADB के अंदर आपके पास ये जो एंगल आपके पास बनेगा, ठीक है, अब इस एंगल की बात करते हैं, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 60 प्लस लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, ये 60 माइनस लैम्डा, ये 60 प्लस लैम्डा, और ऊपर अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 60 बच जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ये 60 माइनस लैम्डा, तो ये 60 प्लस लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल आने हैं अपने पास, ये जो एंगल आना है, ये पूरा एंगल क्या आना है, 60 आना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, यहाँ से अपने पास ये एंगल का भी पता लग जाता है, इन एंगल की वैल्यूज अपने पास आ जाती है। एक चीज आपको और देखनी है, ये बाद में जरूरत पड़ेंगे, इसलिए मैंने पहले एक ट्रायंगल आपका AOB, AOB ट्रायंगल कौन सा है, देखिए AOB की बात अपने करते हैं। ए, ये जहाँ पे ये तीनों फोर्स आपके मिल रहे हैं रिजल्टेंट, और ये इसको O मानना है अपन ने। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट प्रतिक्रियाएं, क्योंकि संतुलन की स्थिति में है तो तीन बल एक ही बिंदु से गुजरेंगे, और जिस बिंदु एक बिंदु से गुजरते हैं उस बिंदु को अपन ने मान लिया यहाँ पे O। तो AOB की अपने बात करें यहाँ पे, इस ट्रायंगल की यदि अपन बात करें, ये अलग अलग सबको बताया है। AOB तो यहाँ पे आपका 60 माइनस लैम्डा देख लीजिएगा आप, यहाँ पे इनके बीच में ये
छड़ पे क्योंकि जी है तो यहाँ पे एंगल आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या लिया बेटा, यहाँ पे ये छड़ का सिरा है तो यहाँ पे अपन ने एंगल थीटा माना है। यहाँ पे अपन ने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये 60 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 60 प्लस लैम्डा, सारी चीजें अपन ने बताई है। अब अपन ने क्या करेंगे, त्रिभुज ओ ए बी में ये जो त्रिभुज ओ ए बी अपन ने ली, इसका महत्वपूर्ण रोल अब अपन लगाएंगे, एम एन पर में इस पे लगा देंगे, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सारे एंगल वगैरह अभी क्या करना है आपको, आपने जो भी चीजें एंगल वगैरह लिखी है ये सारे आपको पहले उसमें लिख के आने होते हैं। ठीक है, डायग्राम के बारे में आपको लिखना है कि ये छड़ है, यहाँ पे अपने ये घर्षण कोण लिया है, यहाँ पे ये प्रतिक्रिया कौन सी है, आर वन क्या है, ठीक है, आर क्या है, एस वन क्या है, एस क्या है, म्यू आर वन क्या है, वो चीजें मैंने बताई है वो आपको लिखनी है। अब एम एन पर में लगाते हैं, तो एम एन पर में से क्या हो, ये भी भुजा ए, ये भुजा क्या है ए, और ये भुजा भी ए, तो ये 2a हो जाएगा, यानी a प्लस ए कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, a प्लस ए, वो जो अपने एम एन पर में मैंने बताई थी कल आपको, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2a, ये एंगल आ जाएगा, यहाँ पे वाला एंगल हो जाएगा 2a कोस 90 माइनस थीटा, a कोस 60 माइनस लेमडा, a कोस 60 माइनस लेमडा, माइनस a कॉट 60 प्लस लेमडा, दूसरा एंगल क्या है 60 प्लस लेमडा है। तो यहाँ पे एम एन पर में अपन ने डायरेक्ट यूज किए कल वाले की तरह, a प्लस ए कोस 90 माइनस लेमडा, ये एंगल आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ वाला एंगल आ गया a कोस 60 माइनस लेमडा माइनस a कॉट 60 प्लस लेमडा। अब यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा 2a टेन थीटा, और यहाँ पे ए सबके पास है तो ए अपन ने हटा दिया। अब ये कोट 60 माइनस लेमडा कोट 60 प्लस लेमडा आ गया। उसके बाद अपन ने क्या किया, कोट को कोस और साइन में चेंज कर लिया, कोस और साइन में चेंज करने के बाद ये यहाँ पे पहुंच गए अपने। जैसे ही अपने यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे कोस ए साइन बी माइनस, या साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा के इसको साइन ए माइनस बी लिख दिया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे डिनोमिनेटर में लग जाएगा, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर ए 60 डिग्री और साइन स्क्वायर लेमडा आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें फिर साइन स्क्वायर ऊपर वाला क्या है 60 से 62 लेमडा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3/4 होता है, तो 3/4 का वैल्यू रखेंगे 2 साइन लेमडा, साइन 2 लेमडा को 2 साइन लेमडा कोस लेमडा लिख दिया अपन ने, 4 आया, कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके यहाँ पे ये साइन स्क्वायर लेमडा, यानी अपने को 10 लेमडा लाना है, तो अपने ऊपर नीचे यहाँ पे क्या किया है अपन ने अभी, कोस स्क्वायर लेमडा से इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कोस स्क्वायर लेमडा से ऊपर नीचे इसको डिवाइड किया, 10 लेमडा आ गया, यहाँ पे ये 10 थीटा की वैल्यू आ गई। और 10 लेमडा का वैल्यू किसके बराबर होता है, अपने जानते हैं 10 लेमडा बराबर घर्षण गुणांक यानी म्यू के बराबर आता है, ये अपने निकाला ही था कि 10 अल्फा बराबर किसके होता है, एफ अपॉन आर के, और एफ अपॉन आर किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है। तो 10 लेमडा इक्वल टू म्यू, 10 लेमडा का वैल्यू अपने रख दिया म्यू के बराबर, जैसे अपने वैल्यू रखेंगे थीटा का मान आ जाएगा 10 इनवर्स 4 म्यू अपॉन 3 माइनस म्यू स्क्वायर। चलिए लास्ट एग्जाम्पल, इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की श्रेणी में छठा एग्जाम्पल है आपका। क्या कहता है छठा एग्जाम्पल, देखिए कि 2a लंबाई की एक भारी, देखिए क्या कहता है ये आपका क्वेश्चन, आपको ये शो कर रहा है कि आपके पास यहाँ पे 2a लंबाई की एक भारी छड़ एक वृक्ष खूंटी पर रखी गई है, इसका एक सिरा एक वृक्ष दीवार पर टिका है तथा दीवार से झुकाव कोण थीटा है। यदि दीवार से खूंटी की दूरी सी तथा खूंटी और दीवार पर घर्षण कोण लैम्डा है, तो प्रदर्शित कीजिए कि छड़ तथा दीवार का संपर्क बिंदु ढोल के नीचे हो। ठीक है, संपर्क बिंदु ढोल के नीचे हो, तो छड़ नीचे या ऊपर की ओर फिसलने को हो तब ये वैल्यू आपको आएगी, चाहे ये छड़ ऊपर की तरफ फिसले चाहे ये छड़ नीचे की तरफ फिसले, दोनों ही कंडीशन में अपने को इसको शो करना है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं, डायग्राम देखते हैं किस तरह से बना है। ये हमारे पास यहाँ पे इधर हो गई बेटा दीवार, ठीक है, क्या हो गई, दीवार हो गई यहाँ पे, और ये आपकी क्या है जो ए बी आपको येलो कलर में दिख रही है छड़ है, बिंदु पी पे आपके खूंटी है, और इस तरह से यहाँ पे एंगल ये जो है वो थीटा दे रखा है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बल देखते हैं कौन कौन से। एक तो गुरुत्वा केंद्र पे बल लगेगा छड़ का डब्लू नीचे की ओर, ये देखिए यहाँ पे छड़ का सिरा जो दीवार को लग रहा है, दीवार पे तो इस पे प्रतिक्रिया बल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस पे प्रतिक्रिया बल लगेगा जो कि दीवार के लंबवत होगा, ये आर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है बिंदु ए पर। ठीक है, इसी तरह से खूंटी पर भी एक प्रतिक्रिया बल लगेगा जो कि खूंटी पे इस तरह से जाएगा, ये प्रतिक्रिया बल हो गया आपका एस। ठीक है, अब पहले अपने ये मान लेते हैं कि छड़ माना कि नीचे की ओर फिसलने को है, अगर छड़ नीचे की ओर फिसलेगी ना, छड़ अगर नीचे की ओर फिसलेगी तो आपके पास यहाँ पे घर्षण बल जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी उसका मान क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान क्या आ जाएगा उसका, म्यू आर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा,
म्यू आर, यानी घर्षण गुणांक अगर म्यू हो तो इधर आपका क्या हो जाएगा, म्यू आर। अगर छड़ इधर फिसल रही है, इधर फिसल रही है, ये सिरा नीचे की तरफ इधर लगेगा, अब इधर आएगा तो ये सिरा धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, खूंटी पी पे जो सिरा है वो नीचे आएगा इस तरह से। छड़ अगर नीचे फिसली तो पी इधर गति करेगा, पी पे इधर इस नीचे की तरफ, तो आपका इधर घर्षण क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, यानी म्यू एस इधर हो जाएगा। अब जो लैम्डा क्या है, घर्षण कोण है, घर्षण कोण कहाँ होता है, प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया और परिणामी प्रतिक्रिया के मध्य। तो अपने यहाँ पे जो दो बल यहाँ पे लग रहे हैं, कौन कौन से, म्यू आर और आर, म्यू आर तथा आर का परिणामी मान लिया अपन ने आर डैश, म्यू आर और आर डैश का परिणामी अपन ने मान लिया इसको आर वन या आर डैश मान लिया, ठीक है। और इधर जो आपका म्यू एस और एस है, ये देखिए म्यू एस इधर लग रहा है, इधर आपका एस लग रहा है, खूंटी पे प्रतिक्रिया, उसका परिणामी अपन ने मान लिया एस डैश। और इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, लेमडा, इसने कहा एंगल का मान क्या है यहाँ पे, लेमडा एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वो एंगल क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। अब ये एंगल अगर आपका लेमडा है तो अब अपने कुछ चीजें यहाँ पे ज्ञात करते हैं, देखिए अपने यहाँ पे एस डैश और एस के मध्य का एंगल क्या लिया है, लेमडा लिया है। तो म्यू एस और एस ये दोनों क्या होते हैं, जो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के लंबवत, तो ये अगर एक दूसरे के लंबवत है और ये आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट और परिणामी के बीच एंगल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये रिजल्टेंट और परिणामी, ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया, रिजल्टेंट और अभिक्रिया सॉरी रिजल्टेंट और अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य अगर लैम्डा है एंगल, घर्षण कोण दे रखा है लैम्डा, ये लैम्डा है, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 90 माइनस लैम्डा, यानी इधर भी आपको क्या मिलेगा, 90 माइनस लैम्डा मिलेगा। ये चीजें मैंने यहाँ पे शो भी कर रखी है और आपको अलग से डायग्राम में यहाँ पे बता भी रखा है, तो ये चीज भी आप देख लीजिए। अब आप ट्राइंगल एपीओ में देखिए, ट्राइंगल एपीओ अपना कहाँ है, ये रहा आपका ट्राइंगल ए, आपका ये रहा ए, और आपको पी ओ, ओ क्या है यहाँ पे, ये बिंदु है, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं वो बिंदु क्या होता है, ओ बिंदु लेते हैं, क्योंकि संतुलन की स्थिति में तीन बल हैं तो एक ही बिंदु से जाएंगे, ये अपन ने पढ़ा भी है। यहाँ पे बिंदु ए है तो ये ट्राइंगल अपने लेते हैं एपीओ, ठीक है। एपीओ, एपीओ ट्राइंगल के अंदर अपने बात करते हैं एपीओ, यहाँ पे एंगल अपना क्या आ जाएगा, 90 माइनस, ये 90 माइनस लेमडा है, ए तथा पी के मध्य का एंगल जो है वो 90 माइनस लेमडा है। यहाँ पे देख लीजिए ये ए पी ओ, ये एंगल, ये पी बिंदु यहाँ पे है तो ए पी ओ, यहाँ पे एंगल अपने 90 माइनस लेमडा, यहाँ पे एंगल क्या होगा, ये एंगल, ये टोटल देखो यहाँ पे, ये आऊँ आप, ये जो टोटल एंगल है ना, यहाँ पे 90 है, 90 में से थीटा इधर गया, लेमडा इधर गया, तो यहाँ पे एंगल कितना बच गया, इस एंगल को अपने को निकालना है, 90 माइनस थीटा माइनस लेमडा हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे एंगल अपना जो ये एंगल जो है, ये एंगल अपना क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा माइनस लेमडा। अब इन दोनों की सहायता से पाई माइनस करें तो ये एंगल जो है आपका क्या बचेगा, थीटा प्लस 2 लेमडा बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी ट्राइंगल पे, ट्राइंगल एपीओ पे क्या करना है, साइन सूत्र लगाना है, और साइन सूत्र क्या कहता है, एपी अपॉन एपी, उसके सामने क्या कोण जो है उसका साइन समानुपाती होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा फिर, एपी अपॉन साइन थीटा प्लस 2 लैम्डा, और ए ओ अपॉन साइन 90 माइनस लैम्डा, दो की जरूरत है अपने को यहाँ पे, तो अपने ए ओ बराबर एपी, ए ओ का वैल्यू निकाल लेते हैं, एपी इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये वैल्यू आप कर लीजिए। अब अपने अगला ट्राइंगल लेते हैं, त्रिभुज ए पी डी, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको, त्रिभुज ए पी डी से, ए पी डी कौन सा है यहाँ पे, ट्राइंगल ए पी डी, ये देखो डी पॉइंट यहाँ पे अपन ने लिया है, ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए पी डी, इसको लेते हैं अपन, चलिए वहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा आपको फिर ये ट्राइंगल ए पी डी के अंदर ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल आपका क्या है यहाँ पे थीटा है, तो डी पी बट्टा ए पी, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ही, तो डी पी बट्टा ए पी क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, ए पी का मान क्या है, सी, वो दूरी दे रखी है इसने, ठीक है, सी दूरी दे रखी है इसने, कौन सी दूरी दे रखी है, सी इसने, ये डीपी जो दूरी है वो सी बताई गई है क्वेश्चन के अंदर, वो दूरी आपकी क्या है, सी है। तो यहाँ पे इसने क्या है, ये एपी बराबर सी कोसेक थीटा रख दिया, यहाँ से अपने को एपी का वैल्यू मिल जाए, ये एपी का मान आप समीकरण एक में पुट कर दें, जैसे ही आप समीकरण एक में आप एपी का मान पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी एओ बराबर, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लें, फिर इसको रख दें आप, ठीक है। अब ट्राइंगल लें ए ओ एम, ट्राइंगल कौन सा लें, ए ओ एम, कौन सा ट्राइंगल है ए ओ एम, एक बार देख लेते हैं अपने डायग्राम में, डायग्राम के अंदर ट्राइंगल है आपका ए ओ और एम, ठीक है, ए ओ एम, पॉइंट कौन सा ले लिया अपन ने, एम पॉइंट अपन
नोट नहीं किया है यहाँ पे। चलिए वापस उसी ट्रायंगल पे चलते हैं, वहाँ से अपने को पता लग जाएगा ए ओ एम कौन सा है। ए ओ एम, ठीक है, सीधा नीचे वाला पॉइंट लिया है अपन ने, ए ओ एम। डायरेक्टली ये पॉइंट अपन ने लिया, तो यहाँ पे ये पॉइंट एम मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना, एम मान लेते हैं, ए ओ एम। इस पे आते हैं। तो ट्रायंगल एओएम में अगर ये एंगल आपका लैम्डा है, स्पष्ट दिख रहा है उसमें ये एंगल लैम्डा है, तो ए एम बटा ए ओ बराबर क्या आ जाएगा, कोस लैम्डा। यहाँ से ए एम बराबर ए ओ कोस लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से ए एम का मान, ए ओ का मान अपने समीकरण 3 से इसमें पुट कर देंगे। ए ओ का मान समीकरण 3 से 4 में अपने क्या है यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे आप ये वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करते ही आपको इस तरह से ए एम बराबर ये ए ओ का मान रख के ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको लेना है ट्राइंगल ए जी। ये वैल्यू जी निकालनी है अपने को, यहाँ पे ए एम का मान रख देना है। कि जितने भी मान आएंगे ए एम ओ एम पहले स्टार्टिंग से, पहले ट्राइंगल से, तो बाद में आपको पता लगता रहेगा कि कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं। फर्स्ट में देखो अपन ने कौन सा ट्राइंगल लिया था, बस उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फर्स्ट अपने ट्राइंगल ए पी ओ के अंदर ए पी तथा ओ ए में साइन सूत्र लगाते हैं। फिर ए पी का मान अपने निकालते हैं, ठीक है। एपी का मान निकाला है अपन ने, उसके बाद एपी का मान इसमें रखा है, फिर अपन ने ए एम बराबर ए ओ का मान रख दिया। अब अपने ए एम का मान निकालेंगे, तो ए एम का मान निकालने के लिए अपने ट्राइंगल ए जी एम लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा लेंगे अपने, ए जी एम। ये ट्राइंगल ए जी एम, इसमें एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है यहाँ से। तो ए एम बराबर ए, क्योंकि ए जी एम में ये इसके वैल्यू है अपने पास, ए जी का वैल्यू होता है हमारे पास ए, तो ये वैल्यू ए साइन थीटा आ जाएगा। अब ए साइन थीटा रख देंगे ए एम की जगह, रखते ही अपने पास ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिलेगा ये। इसको यदि आप सोल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू में सी बाई ए का मान रखे कोस स्क्वायर लैम्डा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर अभी अपन ने क्या लिया है कि छड़ हमारी नीचे की ओर फिसलने को है, अगर छड़ ऊपर की तरफ फिसले तो सिर्फ आपको क्या करना है, लैम्डा की जगह माइनस लैम्डा रखना होता है, ठीक है। बाकी सब सेम होता है कि छड़ अगर ऊपर की तरफ जाती है तो लैम्डा की जगह आप क्या रख देंगे, माइनस लैम्डा आप पुट कर देंगे। और माइनस लैम्डा रखते ही ये जो आपका आंसर जो आया इसमें सिर्फ यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ तो क्योंकि कोस स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस लैम्डा हो जाएगा और आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आशा है आपको ये क्वेश्चन कल एग्जाम में मिले और आपको समझ में भी आए होंगे। जितनी डेफिनेशन इनमें बताई है उसको भी ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चंस को भी देख के जाइएगा, ठीक है। एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 45-40 मिनट शायद, और उसके बाद शायद ये क्वेश्चन आपको कल के पेपर में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे साथ इसी तरह से आपका विश्वास और आपका फेथ इसको बनाए रखिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू कल के एग्जाम के लिए। आपका कल का पेपर बहुत अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।